बेटा ऐसे तो ऑन कर दो टीवी को। नमस्ते जी, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। अंबादास सागर जी, वेरी गुड इवनिंग। अंजलि कुशवाहा हैं, अनु है, विक्रम साहू, सतीश कुशवाहा, नेहा चहल, शिवेंद्र विश्वकर्मा और निशा यादव हैं। वेरी गुड इवनिंग, वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। निशा, चिराग तिवारी हैं, त्रिलोक जी हैं और सोनम रानी हैं, विशाल विश्वकर्मा हैं, योगी जायसवाल हैं, पारस हैं। वेरी गुड इवनिंग। सौम्या, हिफ्जा, संजय गंगवार, विक्रम, प्रियांशु और महानंद मरांडी, जौहर और प्रवीण कुमार, साध्वी हैं, लव गौतम हैं, मैं बहुत अच्छा हूँ और अभी यादव हैं, अंजलि हैं, दीप मालवीय हैं, रजनीश कुमार जी हैं, मोहित हैं जी, श्रिया जी हैं, बिट्टू रेगुलर क्लास हो रही है, कुलविंदर कौर हैं, सौम्या हैं और फिरदौसी अहमद हैं। वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग सफदार यूसुफ जी और ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग। उम्मीद करता हूं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, बहुत शानदार होंगे, फर्स्ट क्लास होंगे, एकदम ठीक है, शानदार होंगे। ठीक है, चलते हैं आज के क्वेश्चंस की तरफ। तो आज आपको क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, बहुत शानदार क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। जितना भी आपने पढ़ा, ठीक है, उसकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस आपको देखने को आज मिलेगी। ठीक है, तो चलते हैं। सबसे पहले हम ज्योग्राफी में देखते हैं, है ना जी। लव यू टू यार, ढेर सारा प्यार। तमन्ना, वेरी गुड इवनिंग बेटा। दीपेश, मिंत्र, नैन्सी, नीलू और काजल है, मौसम कुमारी है, नेहा है, आकृति है, वेरी गुड इवनिंग आकृति। आर्यन कुमार दास हैं, अंजू जी हैं, राहुल कुमार हैं, कविता जी हैं, नेहा है जी। ओके, ठीक है, तो लेट्स गो, चलते हैं हम, है ना। सबसे पहले हम यहाँ पर कुछ चीजों को देखेंगे बहुत अच्छे से। देखिए, हम ज्योग्राफी को पकड़ लेते हैं मेरे प्यारे बच्चे। ज्योग्राफी में एक बात आपको बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है। पहले ठीक है 5-10 मिनट में आपको पढ़ाऊंगा, उसके बाद मैं आपको आगे बढ़ूंगा, है ना, लेकर चलूंगा। और फिर जो क्वेश्चंस आपके पूछे जाते हैं डायरेक्टली हम उन क्वेश्चंस के बारे में यहाँ पर बात करेंगे, जो एसएससी का ठीक है लेटेस्ट पैटर्न चल रहा है अकॉर्डिंग टू डेट। आइए, ओके ना। हाँ, और मैं कुछ प्लान कर रहा हूँ आपकी कोई ये क्लास लेकर आने की, ठीक है ना, वीकेंड में, जो कि बहुत ज़्यादा मज़ेदार क्लास रहने वाली है आप लोगों के लिए, बहुत बेनिफिशियल क्लास रहेगी। वो मैं आपको कल उसके बारे में बताऊंगा, ठीक है अंकित। ओके, आइए मानवेंद्र, अनामिका, ठीक है, प्लीज़ यहाँ पर आप देखेंगे, ठीक है। आइए रूबी वर्मा, प्लीज़, कुमारी रूबी वर्मा, यहाँ पर देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे ज्योग्राफी से, ज्योग्राफी के जीएस का टेंशन ही खत्म कर देना है ना, ये हमने सोच कर चला है। तो जब हम ज्योग्राफी से बात करेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या देखेंगे ज्योग्राफी में, ठीक है, आपका सबसे पहला चैप्टर था एक जनरल इंट्रोडक्शन, जनरल इंट्रोडक्शन ज्योग्राफी में, जो कि आपने इतने अच्छे से किया कि शायद आपसे अच्छा कोई भी नहीं कर सकता। इसको कहेंगे सामान्य परिचय, सामान्य भौगोलिक परिचय भारत का। ये चैप्टर हमारा एक कंप्लीट हो गया पूरा, ठीक है। इस चैप्टर में हमने भारत के बारे में जाना, ठीक है, भारत से जो, ठीक है ना, उसके जो पड़ोसी देश हैं, उन पड़ोसी देशों के साथ जो जो स्टेट बाउंड्री शेयर करते हैं उनके बारे में हमने जाना, ठीक है। भारत की उत्तर से दक्षिण लंबाई, उसका लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूडनल एक्सपेंशन हमने जाना, अक्षांशीय और देशांतरी विस्तार, मतलब सब कुछ हमने जाना, ठीक है, पहले वाले चैप्टर में, जो कि सामान्य भौगोलिक जानकारी था। दूसरा वाला जो आपका चैप्टर अभी चल रहा है वह है जियोमॉर्फोलॉजी, जियोमॉर्फोलॉजी, ठीक है, जियोमॉर्फोलॉजी ऑफ इंडिया, ये चैप्टर आपका है दूसरा। इसको कहेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना, क्या बोलेंगे इसको, भारत की भूगर्भीय संरचना, जियोमॉर्फोलॉजिकल स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया, भारत की भूगर्भीय संरचना, इसको हम लोग समझेंगे। प्लीज सब लोग यहां पर आएंगे और जो मैं आपसे बोलना चाह रहा हूं प्लीज उसे देखेंगे। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए ऑब्जेक्ट के रूप में अलग हुई,
जब हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए ऑब्जेक्ट के रूप में अलग हुई मेरे प्यारे बच्चे, तो उस समय हमारी पृथ्वी पर, सब लोग यहां पर ध्यान देंगे, उस समय हमारी पृथ्वी पर केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, केवल एक ही कॉन्टिनेंट था। उस कॉन्टिनेंट को हम लोग बोलते थे ग्रेट कॉन्टिनेंट। क्या बोलते थे बाबू उसको? उसको हम लोग ग्रेट कॉन्टिनेंट बोलते थे, ये ध्यान रखना, उसको ग्रेट कॉन्टिनेंट बोला जाता था। जब हमारी पृथ्वी सूर्य से एक टूटे हुए खंड के रूप में अलग हुई तो केवल एक ही कॉन्टिनेंट था, उसको ग्रेट कॉन्टिनेंट बोला जाता था। उस ग्रेट कॉन्टिनेंट का नाम था, उस ग्रेट कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। उसका नाम क्या था? ग्रेट कॉन्टिनेंट का पेंजिया। उस पेंजिया के, उस ग्रेट कॉन्टिनेंट के चारों तरफ एक ग्रेट ओशियन का विस्तार था। उस ग्रेट कॉन्टिनेंट के चारों ओर किसका? ग्रेट कॉन्टिनेंट के चारों ओर एक ग्रेट ओशियन का विस्तार था, ओशियन का विस्तार था। और उस ग्रेट ओशियन को हम लोग बोलते हैं पैंथलासा, पैंथलासा। ठीक है, समझना बच्चे। तो पेंजी और पैंथलासा। लेकिन कालांतर में क्या हुआ जी, प्लीज, लेकिन आगे चल के मेरे प्यारे बच्चे क्या हुआ कालांतर में? ये हुआ कि जो पेंजिया है ये दो भागों में डिवाइड हो गया। ठीक है, तो पेंजिया हो गया आगे चलकर दो भागों में डिवाइड, कुछ इस तरह से, ऐसे दो भागों में डिवाइड हो गया। उसके पीछे अपनी कहानी है कि वो दो भागों में क्यों डिवाइड हुआ। ठीक है, तो वहां पर दो प्रकार के फोर्स कार्य करते हैं। एक फोर्स होता है आपका कंप्रेशन फोर्स और दूसरा होता है टेंशन फोर्स, संपीडनात्मक बल और तनाव बल। तो यहां पर एक्चुअली ये जो दो भागों में डिवाइड हुआ था, ये टेंशन फोर्स के कारण, तनाव बल के कारण हुआ था, जो पृथ्वी के अंदर से कार्य करते हैं। तो पेंजिया दो भागों में डिवाइड हो गया। पेंजिया का जो उत्तरी भाग था वह कहलाया अंगारा लैंड, अंगारा लैंड। इसी अंगारा लैंड को लॉरेंसिया भी कहा गया, लॉरेंसिया भी कहा गया, अंगारा लैंड। और जो इसका दक्षिणी भाग था, दक्षिणी भाग कहलाया गोंडवाना लैंड। क्या कहलाया? गोंडवाना लैंड कहलाया, इसका दक्षिणी भाग जो है। अब यही जो गोंडवाना लैंड है, फिर से इस गोंडवाना लैंड का, ठीक है, विभाजन हुआ, फिर से इसका डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। और इस गोंडवाना लैंड का जब विभाजन हुआ मेरे प्यारे बच्चे, तो इस गोंडवाना लैंड के विभाजन के बाद फिर बहुत सारे कॉन्टिनेंट बने, बहुत सारे कॉन्टिनेंट। इसी से आपका गोंडवाना लैंड से आपका अफ्रीका कॉन्टिनेंट बना, कॉन्टिनेंट बना। इसी से आपका साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना, साउथ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना इसी के विभाजन से। इसी के विभाजन से आपका ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बना, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट बना है ना। इसी से आपका मेडागास्कर बना, जो कि अफ्रीका के साउथ में है मेडागास्कर। इसी से आपका अंटार्कटिका बना बच्चे, अंटार्कटिका बना। और इसी से आपका पेनिनसुलर इंडिया बना। ठीक है, इंडिया गोंडवाना लैंड से बना है। लेकिन मैंने क्या बोला? पेनिनसुलर इंडिया, जो भारत का प्रायद्वीपीय भारत है। प्रायद्वीपीय भारत कौन सा है मेरे प्यारे बच्चे? ये वाला भारत, ये वाला भारत। पता है, ये तुम सोचकर बहुत आश्चर्यचकित हो जाओगे, सरप्राइज हो जाओगे कि ये पहले अफ्रीका का हिस्सा था हमारा, ये वाला जो भारत है। ये अफ्रीका से अलग होकर और अफ्रीका से टूटकर फिर इसका एक्सपेंशन होता है, इसका विस्तार होता है। ये वहां से जो है ना चल जाता है नॉर्थ ईस्ट की तरफ, और नॉर्थ ईस्ट की तरफ चलते हुए आज जहां पर ये आपको देखने को मिलता है वहां पर ये पहुंचा। पहले ये अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, पेनिनसुलर इंडिया। तो ये बना गोंडवाना लैंड से। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भारत किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे भारत जो है वह गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। ठीक है, क्लियर है? आपसे कोई भी पूछे कि भारत किसका हिस्सा है, तो आप कहेंगे कि भारत जो है वह भारत गोंडवाना लैंड का एक पार्ट है। इस बात को बहुत अच्छे से, बहुत शानदार तरीके से, ठीक है, आप इस बात को समझ लेना सभी मेरे प्यारे बच्चे। अब हम आएंगे अंगारा लैंड पर। ये जो अंगारा लैंड है ये उत्तरी भाग है। ठीक है, पेंजिया का जो उत्तरी भाग है अंगारा लैंड। इस अंगारा लैंड का भी क्लासिफिकेशन हुआ, ऑब्वियस सी बात है, लेकिन ये अलग अलग समय कालों में हुआ मेरे प्यारे बच्चे, विक्रम साहू। और जब ये अलग अलग समय कालों में हुआ, तो इस अलग अलग समय कालों में होने वाले इस डिस्ट्रीब्यूशन से, ठीक है, यहां से आपका नॉर्थ अमेरिका बना, नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट बना यहां से। यहीं से आपका एशिया कॉन्टिनेंट बना,
इसमें जब क्लासिफिकेशन हुआ एशियावी, यहीं से आपका यूरोप कॉन्टिनेंट बना, यूरोप कॉन्टिनेंट। और ठीक है, क्लियर है, क्लियर है। नॉर्थ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका के बाद एशिया, एशिया के बाद आपका यूरोप कॉन्टिनेंट जो है पूरा का पूरा यूरोप, ये सारे आपके अंगारा लैंड से बने हैं और ये वाला गोंडवाना लैंड से बना है। तो हमारा जो प्रायद्वीपीय भारत है, जो पेनिनसुलर इंडिया है, वो भारत ही नहीं बल्कि विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानी संरचना से निर्मित है। ठीक है, विश्व की सबसे प्राचीनतम चट्टानी संरचना से निर्मित है। तो ये वाला भाग जो है, इस वाले भाग को हम लोग कहेंगे, इस वाले भाग को एक्चुअली हम लोग कहेंगे कि ये वाला हिस्सा कौन सा है बच्चे, पेनिनसुलर इंडिया है। ये वाला हिस्सा प्रायद्वीपीय भारत का है। एक बात समझ में आ गई। अब मैं एक और बात बता रहा हूं। अब ये जो हमारा प्रायद्वीपीय भारत का हिस्सा है, मैं आपको किसी दिन इसे विस्तार से समझाऊंगा, लेकिन आज थोड़ा सा मैं शॉर्ट में समझा रहा हूं। ठीक है, आज इतना विस्तार से नहीं समझाऊंगा, किसी दिन स्पेशल क्लास लेकर आऊंगा इसकी, तभी मैं आपको करवाऊंगा। अब ये वाला जो हमारा हिस्सा है पेनिनसुलर इंडिया का, ठीक है, इसमें विभिन्न प्रकार की चट्टानें पाई जाती हैं। यहां पर जो चट्टानें पाई जाती हैं, यहां पर पाई जाने वाली चट्टानों का एक क्रम है। यहां पर जो पाई जाती हैं चट्टानें, उन चट्टानों का एक क्रम है। ठीक है, जिसके कारण ये पेनिनसुलर इंडियन का फॉर्मेशन हुआ है। तो ये जो आपका पेनिनसुलर इंडिया है, पेनिनसुलर इंडिया के फॉर्मेशन में, प्रायद्वीपीय भारत के निर्माण में जिन चट्टानों का योगदान है, तो वो चट्टानें आपसे पूछी जाती हैं कि वो चट्टानें कब बनी, कब कैसे बनी, और उन चट्टानों में कौन कौन से मिनरल्स पाए जाते हैं। बस इतना आपको समझना है। तो यहां पर ये जो रॉक पाई जाती हैं चट्टानें, इसमें सबसे पहले है आर्कियन क्रम की चट्टानें। ठीक है ना, आर्कियन टाइप, आर्कियन क्रम की चट्टानें सबसे पहले। तो इस प्रायद्वीपीय भारत में सबसे पहले बनने वाली चट्टानें कौन सी थी, आर्कियन क्रम की चट्टानें थी। इन आर्कियन क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के बाद, जब इन आर्कियन क्रम की चट्टानों का वेदरिंग हुआ, वेदरिंग का मतलब होता है अपक्ष, अपक्ष, अपक्ष का मतलब होता है चट्टानों का अपने ही स्थान पे टूटना, फूटना, सड़ना, गलना, विखंडित हो जाना, मतलब चट्टानों का डिकम्पोज हो जाना, चट्टानों का डिकम्पोज हो जाना, इसको कहेंगे वेदरिंग। तो जब कोई भी चट्टान अपने स्थान पे टूटती, फूटती, सड़ती, गलती है, तो डिकम्पोजिशन होता है उसका, वेदरिंग। और वेदरिंग के बाद फिर इस चट्टान का हुआ मेरे प्यारे बच्चे इरोजन। इरोजन का मतलब होता है चट्टान का एक स्थान से दूसरे स्थान पर जब स्थानांतरण होता है। तो ऐसे ही जब इसकी वेदरिंग इरोजन हुआ, तो वेदरिंग और इरोजन के बाद जो अगली चट्टानें बनी, वो धारवाड़ टाइप बनी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें बनी। ठीक है, कौन सी, धारवाड़ क्रम की चट्टानें। अब इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के बाद, जब इन धारवाड़ क्रम की चट्टानों का अपक्ष और अपर्दन हुआ, इनकी वेदरिंग और इरोजन हुई, तो इनके वेदरिंग और इरोजन के बाद जो नेक्स्ट बनने वाली आपकी चट्टानी संरचना थी, इनके इरोजन के बाद जो नेक्स्ट बनने वाली चट्टानी संरचना थी, वह थी आपकी कुड़प्पा। वह कौन सी थी, कुड़प्पा क्रम की चट्टानें थी। ये बात आपको समझ में आई। फिर कुड़प्पा क्रम की चट्टानों का अपक्ष और अपर्दन हुआ, और उसके बाद फिर विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी, विंध्यन क्रम की चट्टानें बनी। फिर विंध्यन क्रम की चट्टानों का अपक्ष अपर्दन हुआ, तो विंध्यन क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के बाद फिर आपकी गोंडवाना क्रम की चट्टानें बनी, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों के अपक्ष और अपर्दन के बाद फिर जो आपका लास्ट में चट्टानें बनी, वो आपका डेक्कन ट्रैप था, डेक्कन ट्रैप था। इनका क्रम आप याद कर लेना। अगर आप इनका क्रम याद कर लिया, तो आप किसी भी एग्जाम में कोई मात नहीं खाने वाले मेरे प्यारे बच्चे। हिंदी में इनका मतलब यही है, आर्कियन, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना और डेक्कन। आप हिंदी में इसको ऐसे एज इट इज हिंदी लिख लीजिएगा। ठीक है, क्लियर है। अब ये डेप्थ नहीं है मेरे प्यारे बच्चे, यहां से प्रश्न पूछे जाते हैं, ये डेप्थ नहीं है। ठीक है, अब ये जो आर्कियन क्रम की चट्टानें हैं, ये आपकी चट्टानें हैं इग्निस सेल्स। ठीक है, ये जो आपकी चट्टानें हैं, ये आपकी इग्निस सेल्स हैं, इग्निस रॉक्स हैं आपकी, इग्निस सेल्स या इग्निस रॉक्स आप कुछ भी कहते हैं, मतलब ये आपकी आग्नेय चट्टानें हैं, ये चट्टानें जो हैं। और आग्नेय चट्टानों की सबसे बड़ी, सबसे प्रमुख विशेषता क्या होती है, ठीक है, कि इन चट्टानों में किसी भी प्रकार के कोई फॉसिल्स नहीं पाए जाते, फॉसिल्स नहीं पाए जाते इन चट्टानों में, मतलब कोई जीवाश्म नहीं पाए जाते। और इन चट्टानों में अगर पाए जाते हैं तो रवे पाए जाते हैं, इनमें, इनमें रवे पाए जाते हैं, इनमें किसी भी प्रकार के फॉसिल्स नहीं पाए जाते हैं।
जीवाश्म नहीं पाए जाते, आर्कियन क्रम की चट्टान है। अब ये आर्कियन क्रम की चट्टानें इग्निस का उदाहरण है। तो वही धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन और गोंडवाना, धारवाड़, विंध्यन, ठीक ना, धारवाड़, कुड़प्पा, विंध्यन, गोंडवाना, ये आपके एग्जाम्पल है सेडामेंट्री रॉक्स के। किसके? सेडामेंट्री रॉक्स के। समझना मेरे प्यारे बच्चे, ये मिस था पार्ट, तो मैंने कहा कि मैं समझा देता हूं। ये सेडामेंट्री, तो आपसे पूछा जाए कि भारत में सबसे पुरानी सेडामेंट्री रॉक्स कौन सी है? धारवाड़ सबसे पुरानी। और ओवरऑल पूछा जाए कि भारत में सबसे पुरानी रॉक कौन सी है, तो आप कहेंगे आर्कियन। सेडामेंट्री रॉक में सबसे पुरानी कौन सी है? धारवाड़। अब धारवाड़ किसके लिए फेमस है? जहां से प्रश्न बनता है कि धारवाड़ किस चीज के लिए फेमस है, तो आप कहेंगे धारवाड़ इज फेमस फॉर मेटेलिक मिनरल्स। धारवाड़ में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। जितने भी धात्विक खनिज हैं, जैसे लाइक आयरन, जैसे लाइक कॉपर, जैसे लाइक कोबाल्ट, जैसे लाइक आपका, ठीक है ना, गोल्ड, जैसे लाइक आपका गोल्ड, जैसे लाइक आपका सिल्वर, जैसे लाइक आपका जिंक, जैसे लाइक आपका, ठीक है। तो ये सारी चट्टान है, मतलब ये सारे मिनरल्स, तो जितने भी मेटेलिक मिनरल्स हैं, जितने भी धात्विक खनिज हैं, वो सारे के सारे धात्विक खनिज आपके धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाए जाएंगे। धारवाड़ क्रम की चट्टानों की सबसे बड़ी विशेषता है कि इस धारवाड़ क्रम की चट्टानों में मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। अब हम आते हैं कुड़प्पा क्रम की चट्टानों पे। कुड़प्पा क्रम की चट्टानें, ये कुड़प्पा जो चट्टानें हैं, कुड़प्पा टाइप, ठीक है, इनमें मेटेलिक मिनरल्स नहीं पाए जाते, इनमें नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं। नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं इनमें, मिनरल्स लाइक सैंडस्टोन, लाइक जिप्सम, जिप्सम, इस तरह के, ठीक है। विंध्यन क्रम की चट्टानें, इनमें भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे लाइक, ठीक है ना, आपके रेड सैंडस्टोन, रेड सैंडस्टोन। और जो आपका आगरा का, ठीक है ना, रेड फोर्ट है, ठीक है, या फिर आगरा में जितनी भी बिल्डिंग्स जो रेड कलर की हैं, चाहे वो रेड फोर्ट हो या फिर कोई भी, ठीक है, पूरा फतेहपुर सीकरी, वो विंध्यन क्रम की ही जो लाल बलुआ पत्थर है, जो विंध्यन क्रम का लाल बलुआ पत्थर है, रेड सैंडस्टोन है, उसी से बना है, वो सब कुछ उसी से बना है, ठीक है ना। और ये जो कुड़प्पा क्रम की नॉन मेटेलिक मिनरल्स है, इसमें सैंडस्टोन, उसमें जिप्सम, ठीक है, और भी जो नॉन मेटेलिक मिनरल्स हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है, जैसे लाइक आपका अभ्रक, ठीक है, माइका, अभ्रक को माइका कहते हैं, तो जैसे लाइक आपका माइका, तो वो कुड़प्पा क्रम की चट्टानों में पाया जाएगा। अब आपसे पूछा जाए कि भारत का जो सर्वाधिक कोल पाया जाता है, वो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। कोल गोंडवाना क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। और ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास कहां पर हुआ है? रिवर वैली में। तो क्या भारत की सारी रिवर वैली में इन चट्टानों का विकास हुआ है? आप कहेंगे नहीं, मैं बहुत ऊपर ऊपर से पढ़ा रहा हूं। क्या भारत की बेटा, ठीक है, सारी रिवर वैली में नहीं, आप कहेंगे कुछ सिलेक्टेड रिवर वैली हैं, जैसे लाइक दामोदर, दामोदर रिवर वैली, जैसे लाइक आपकी महानदी, महानदी रिवर वैली, महानदी रिवर वैली, जैसे कि लाइक आपकी दामोदर, आपकी महानदी, ठीक है। तो ये जो रिवर वैली है आपकी, वहां पर ये कोल पाया जाएगा। जैसे कि लाइक आपकी ठीक है ना, गोदावरी, गोदावरी रिवर वैली, ये जो रिवर वैली है, यहां पर मेरे प्यारे बच्चे आपकी ये चट्टानें पाई जाती हैं। अब जो ये जो दक्कन ट्रैप है, दक्कन ट्रैप, ये ध्यान रखना है आप सभी को कि यहां पर, ठीक है, कॉटन क्रॉप्स, यहां की जो मिट्टी है, यहां की मिट्टी है आपकी ब्लैक सॉइल, यहां की मिट्टी ब्लैक सॉइल है, काली मिट्टी है। और इस काली मिट्टी में कॉटन की जो खेती है वो बहुत अधिक मात्रा में होती है, यहां पर कॉटन की क्रॉप्स बहुत अधिक मात्रा में होगी। ठीक है, क्लियर है? ये बात सभी को समझ में आई? अगर सभी को समझ में आई तो प्लीज एक बार थम्स अप करना। आर्यन बिल्कुल निकाल सकते हैं, पार्ट टाइम जॉब के साथ एग्जाम बिल्कुल निकाल सकते हैं। अरे कल्याण जी, जी, अच्छा हिंदी में लिखना है।
अंकित बताओ बेटा कहां प्रॉब्लम है। मैंने आपको ये बताया, बिल्कुल शुरुआत से मैंने आपको ये बताया कि एक ग्रेट कॉन्टिनेंट था, उस ग्रेट कॉन्टिनेंट का नाम था बाबू पेंजिया। ठीक है, समझना मेरे प्यारे बच्चे, एक ग्रेट कॉन्टिनेंट था, उस ग्रेट कॉन्टिनेंट का नाम था पेंजिया। उस पेंजिया के चारों ओर एक बहुत ह्यूज वाटर बॉडी थी, एक, ठीक है, ग्रेट ओशियन था जिसका नाम था पेंथलासा। क्या हुआ आगे चल के ये जो पेंजिया है, आगे चल के क्या हुआ कि ये जो पेंजिया है, ठीक है, पेंजिया दो भागों में टूट गया। पेंजिया दो भागों में टूट गया ऐसे करके। और जब पेंजिया दो भागों में टूटा तो पेंजिया के दो भागों में टूटने के बाद, ठीक है, ये ध्यान रखना, दो भागों में टूटने के बाद मेरे प्यारे बच्चे, उस पेंजिया का दूसरे कलर से करो जी। पेंजिया जब दो भागों में टूट गया तो इसका उत्तरी भाग जो था वो अंगारा लैंड या लॉरेंसिया कहलाया, उत्तरी भाग। और इसका जो दक्षिणी भाग था ये क्या कहलाया, इसका दक्षिणी भाग प्लीज मुझे बताएंगे। तो इसका दक्षिणी भाग आप कहेंगे कि सर गोंडवाना लैंड कहलाया। इसका जो दक्षिणी भाग था ये गोंडवाना लैंड। अब आपसे एक प्रश्न पूछा जाता है कि भाई इससे अंगारा लैंड से कौन कौन से कॉन्टिनेंट बने, तो आप कहेंगे कि साहब जो अंगारा लैंड से कॉन्टिनेंट बने वो नॉर्थ अमेरिका, एशिया, यूरोप, ठीक है, ये अंगारा लैंड से बने हैं। ठीक है, इसमें आपका ग्रीनलैंड भी होगा। अभी आपने देखा ना ग्रीनलैंड को लेकर कितनी जियोपॉलिटिक्स हो रही है। अमेरिका इसको हड़पना चाहता है और ये डेनमार्क के उसमें आता है। तो ग्रीनलैंड ये बने हैं अंगारा लैंड से। आपसे पूछा जाए कि भाई कौन कौन है जो गोंडवाना लैंड से बने हैं, तो आप गोंडवाना लैंड से भी बता देंगे कि गोंडवाना लैंड से अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, मेडागास्कर, अंटार्कटिका और आपका पेनिनसुलर इंडिया, ये जो है ये गोंडवाना लैंड से बने हैं। अब हम, चूंकि हमें इन सब से कोई लेना देना नहीं, बाहर में जाए, हमें पेनिनसुलर इंडिया से लेना देना है, तो ये है हमारा पेनिनसुलर इंडिया। ठीक है, ये पेनिनसुलर इंडिया है अंकित कश्यप। अब इसमें आप समझेंगे, देखो मेरे प्यारे बच्चे, इतनी छोटी छोटी बातों पे, ठीक है, ये नहीं होना चाहिए। अब जैसे इंग्लिश में मैंने सही से लिखा है, और अगर ठीक है मैं बोल भी तो साथ साथ रहा हूं, ठीक है, मैं बोल भी तो साथ साथ रहा हूं, तो प्लीज मेरे प्यारे बच्चे अगर आपको पढ़ना है ना तो हिंदी इंग्लिश थोड़ा सा ये साइड में करना पड़ेगा। ठीक है, मोस्टली ऑफ टाइम, ठीक है ना, मैं हिंदी में, देखो मैं समझाता दोनों भाषाओं में हूं। अब लिखना कभी मैं इंग्लिश में लिख दूंगा, कभी हिंदी में। तो अब ये जो हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट है बच्चे, आपके एग्जाम में अंग्रेजी भी तो आती है, तो इंग्लिश पे भी आपको अच्छे से काम करना पड़ेगा। जी, ओके ना, बहुत अच्छे, कितने प्यारे बच्चे हैं जी, कितने प्यारे बच्चे हैं। क्लियर है मेरे प्यारे बच्चे। तो यहां पर अब आर्कियन टाइप की जो चट्टाने हैं वो भारत की सबसे प्राचीन चट्टाने हैं, आर्कियन टाइप। ठीक है, ये आग्नेय चट्टानों इग्निस से बनी, इनमें फॉसिल्स नहीं है, रवि पाए जाते हैं। अब देखो ये जो सेडामेंट्री रॉक्स हैं जो धारवाड़ से स्टार्ट हो जाएंगी, तो भारत की सबसे पुरानी सेडामेंट्री रॉक्स धारवाड़ है। जो सबसे पुरानी सेडामेंट्री रॉक्स हैं वो कौन सी है, धारवाड़ है। लेकिन ये जो धारवाड़ है, धारवाड़ में भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते, तो मैंने लिख दिया एफ, नहीं पाए जाते। धारवाड़ में भी एफ नहीं पाए जाते। कोडप्पा में भी फॉसिल्स नहीं पाए जाते। फॉसिल्स का मतलब होता है जीवाश्म। ठीक है, जीवाश्म मतलब जो जीव जंतु और वनस्पतियों के, वेजिटेशंस, और जो ऑर्गेनिज्म होते हैं, जीव जंतु होते हैं, उनके किसी भी प्रकार के कोई भी अवशेष नहीं पाए जाते इनमें, इनमें भी नहीं पाए जाते। इसमें फॉसिल्स पाए जाते हैं, यहां पर फॉसिल्स मिलने स्टार्ट हो जाते हैं विंध्यन में। और गोंडवाना में तो बेटा भर भर के फॉसिल्स पाए जाते हैं। गोंडवाना चट्टानों का विकास इसलिए हुआ है कि कार्बोनिफेरस एज में, एक याद रखना है आपको पॉइंट, कार्बोनिफेरस एज। तो कार्बोनिफेरस एज में क्या हुआ था, देखिए आपसे पूछा जाए कि भारत में जो कोयले का विकास हुआ है वो किस एज में हुआ है, कार्बोनिफेरस एज है, कार्बोनिफेरस, कार्बोनिफेरस एज में। ठीक है, तो एक कार्बोनिफेरस एज है, बस आपको इतना ही समझना है कि हाँ भाई कोई एज है, कोई काल है, कोई टाइम है जिसका नाम है कार्बोनिफेरस। तो उस कार्बोनिफेरस एज में ये गोंडवाना क्रम की चट्टानों का विकास हुआ, और गोंडवाना क्रम की चट्टानों में ही आपके कोयले वगैरह पाए जाते हैं। क्या हुआ कि हमारी पृथ्वी पर तब तक पर्याप्त मात्रा में वेजिटेशंस वगैरह सब कुछ थे, पूरी पृथ्वी पलट गई, उलट गई, है ना। और जितनी भी वेजिटेशंस थी, जो जीव जंतु थे, वो सब पृथ्वी के, ठीक है, गर्भ में, वो पृथ्वी के नीचे, पृथ्वी की क्रस्ट के नीचे समा गए अत्यधिक प्रेशर पे, ठीक है, हाई प्रेशर पे।
और वही चीजें आगे चल के फ्यूल्स बनी, उन्हीं से कोयला, उन्हीं से पेट्रोल, उन्हीं से डीजल, बायोफ्यूल्स वगैरह, ये सब उन्हीं से बने हैं बच्चे। तो गोंडवाना क्रम की चट्टानों में भारत का सर्वाधिक कोल पाया जाता है। अब ये जो कोल पाया जाता है, क्या ये सभी जगह पाया जाता है? नहीं, ये स्पेशली दामोदर महानदी और गोदावरी रिवर बेसिन में पाया जाता है, रिवर वैली में पाया जाता है, रिवर बेसिन कहते हैं आप, उनमें पाया जाता है। ठीक है, अब यहां पर विंध्यन जो है, विंध्यन में नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाए जाते हैं, जैसे लाइक रेड सैंडस्टोन, उससे आपका आगरा का ताजमहल, ये प्रश्न सीधा, सॉरी आगरा का लाल किला। और ये जो कुडप्पा क्रम की चट्टानें हैं, कुडप्पा क्रम की चट्टानों में भी नॉन मेटेलिक मिनरल्स पाया जाता है, जिसमें सैंडस्टोन हो गया, जिप्सम हो गया, जिसमें आपका माइका हो गया, ये पाया जाता है, जिसमें आपका माइका हो गया, अब्रक हो गया। ठीक है, ये पाया जाता है इसमें विंध्यन में। और धारवाड़ में जितना भी मेटेलिक मिनरल है, ठीक है, धारवाड़ में जितना भी मेटेलिक मिनरल है, सारा का सारा मेटेलिक मिनरल्स, जैसे लाइक लोहा, तांबा, सीसा, जस्ता, ये सब का सब धारवाड़ क्रम की चट्टानों में पाया जाता है। अब जब यहां से आप प्रीवियस ईयर के प्रश्न देखेंगे तो आप पाएंगे हर एक प्रश्न आपका बन जाएगा। ये पार्ट मिसिंग था, मैंने आपको बता दिया। ठीक है, क्लियर है? आइए अब हम आगे चलेंगे, क्वेश्चंस हैं, डोंट वरी, क्वेश्चंस हैं। अब ये तो हो गया भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा, समझना मेरे प्यारे बच्चे, ये तो हो गया भारत का प्रायद्वीपीय हिस्सा। यहां पर है आपके प्लेन्स, ठीक है, मैदान, और ये मैदान के ऊपर है जो भारत का हिली रीजन है। बेटा ये बंद करो इसे। चलिए, ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो यहां पर देखेंगे हम। ठीक है, ये आप समझना सबसे पहले, बहुत जरूरी, कोई बात नहीं जी। ठीक है, अब आप समझना बहुत अच्छे से, बहुत बढ़िया तरीके से, जो मैं आपका, ये तो हो गया आपका पेनिनसुलर इंडिया, प्रायद्वीपीय भारत, और ये है आपका इंडिया का बच्चे पर्वतीय प्रदेश। ठीक है, तो जो इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी है वो 3 भागों में डिवाइड है। इंडिया की जियोमॉर्फोलॉजी 3 भागों में डिवाइड है। जियोमॉर्फोलॉजी को कहते हैं भूगर्भीय संरचना। कोई भी आपसे पूछे तो आप क्या बोलेंगे? भूगर्भीय संरचना, भूगर्भीय संरचना। तो ये जो भूगर्भीय संरचना है, ये भूगर्भीय संरचना 3 भागों में डिवाइड है, 3 भागों में बटी हुई है। इसमें एक है, ये सबसे पहले है दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, ठीक है बच्चे, पेनिनसुलर प्लेटो, पेनिनसुलर प्लेटो, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है, ठीक है, दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार। दूसरा है आपका उत्तर का, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र, ठीक है ना, हिली रीजन ऑफ नॉर्थ, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र। और बीच में जो है, इसको आप कहेंगे उत्तर भारत का, उत्तर भारत का, नॉर्थ इंडिया का मैदान, विशाल मैदान इसको कहते हैं, नॉर्थ इंडिया का मैदान, प्लेन्स कहेंगे, विशाल मैदान। ठीक है मेरे प्यारे बच्चे, तो ये भारत की भूगर्भीय संरचना है। कोई भी आपसे पूछे कि भारत की भूगर्भीय संरचना कितने भागों में है, जी, भारत की भूगर्भीय संरचना कितने भागों में, तो आप कहेंगे भारत की भूगर्भीय संरचना बच्चे 3 भागों में डिवाइडेड है। कौन कौन से? दक्षिण का प्रायद्वीपीय पठार, उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र और उत्तर भारत का मैदान। ठीक है, अब हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर आएंगे जी। अब हम उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पर आएंगे। उत्तर के पर्वतीय क्षेत्र पे आप कह रहे हैं कि सर, एक बच्चे पूछ रहे गुस्सा क्यों हुए थे? गुस्सा इसलिए हुआ था कि बाहर एक भैया रील चला रखी थी, उसने, मुझे आवाज आ रही थी और मैं पढ़ा रहा हूँ। और मेरी पढ़ाने की सबसे खास बात ये होती है कि मैं पूरे कंसंट्रेशन के साथ पढ़ाता हूँ। मैं पढ़ाता हूँ तो फिर पढ़ाता हूँ फिर मुझे कुछ नहीं दिखता जी। ठीक है, क्लियर है? तो ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ठीक है, भूगर्भीय संरचना है, 3 भागों में बांटेंगे। जो मैम ने आपको बताया होगा वो भारत के भौगोलिक प्रदेश बताया होगा,
ठीक है। ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया बताया होगा, जो 6 बताए होंगे ज्योग्राफिकल इंडिया, ज्योग्राफिकल डिवीजन ऑफ इंडिया में उन्होंने ये 3 तो बताए होंगे। इन 3 के अलावा आपके आइलैंड बताए होंगे, आपका डेजर्ट बताया होगा, और आपका बच्चे एक क्षेत्र और बताया होगा जी। आपके आइलैंड बताए होंगे, आपका डेजर्ट बताया होगा, आइलैंड डेजर्ट, और उसके साथ साथ उन्होंने कोस्टल प्लेन्स भी बताए होंगे, तटीय मैदान भी बताए होंगे। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये जियोमॉर्फोलॉजी है, ये भूगर्भीय संरचना है, बस यही हमको समझना है। इसलिए तो मैं हूं यहां पर, मैं किस लिए हूं, ठीक है, इसमें मैं इसलिए हूं कि आपके जीएस की सारी परेशानी में दूर कर सकूं। बाकी सारे विषय आपके चल रहे हैं, और मुझे जो लगेगा जहां से कि ये चीज, ठीक है ना, मिसिंग है, तो वो चीज कराना मेरा काम है। ठीक है, बिल्कुल कराएंगे आज क्वेश्चंस, डोंट वरी। तो वो कराना मेरा काम है कि पूरी ईमानदारी के साथ आप उसे करें। तो अब यहां पर उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है। अब ये जो उत्तर का पर्वतीय क्षेत्र है, इसमें जो सबसे उत्तर में आपको देखने को मिलेगा, वो देखने को मिलेगा ट्रांस हिमालय। ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय के दक्षिण में आपको ग्रेट हिमालय देखने को मिलता है। ग्रेट हिमालय, ग्रेट हिमालय के दक्षिण में जब आप जाएंगे तो आपको मिडिल हिमालय ये देखने को मिलेगा। मिडिल हिमालय मेरे प्यारे बाबू, ये आपको देखने को मिलेगा। और मिडिल हिमालय के दक्षिण में जब आप जाएंगे तो आपको शिवालिक देखने को मिलेगा। क्या देखने को मिलेगा बेटा? शिवालिक। जैसे ही आप शिवालिक के दक्षिण में गए तो आपको प्लेन्स देखने को मिलेंगे, मैदान देखने को मिलेंगे। दक्षिण में आपको क्या देखने को मिलेंगे? मैदान देखने को मिलेंगे। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पर है क्या कि ट्रांस हिमालय जो है वो हिमालय के निर्माण से पहले ही बन गया। इस ट्रांस हिमालय में बस एक चीज आपको ध्यान रखनी है कि ट्रांस हिमालय में देखिए सबसे उत्तर में जो पर्वतीय रेंज है, जो माउंटेन रेंज है, वो है काराकोरम। ट्रांस हिमालय के सबसे उत्तर में जो आपको माउंटेन रेंज देखने को मिलेगी, वह माउंटेन रेंज आपको देखने को मिलेगी काराकोरम रेंज। काराकोरम रेंज, इस काराकोरम रेंज के दक्षिण में जब आप आएंगे, काराकोरम रेंज के दक्षिण में जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी आपकी, ठीक है, लद्दाख रेंज। लद्दाख रेंज, ठीक है, काराकोरम लद्दाख। और लद्दाख रेंज के दक्षिण में जब आप आएंगे तो आपको देखने को मिलेगी जास्कर रेंज। जास्कर रेंज, और जास्कर रेंज के आप जब ईस्ट में जाएंगे तो आपको देखने को मिलेगी कैलाश रेंज, वही कैलाश पर्वत जहां पर कहा जाता है कि महादेव जी विराजमान है। ठीक है, तो काराकोरम, लद्दाख और जास्कर। अब जो भारत की सबसे ऊंची चोटी है, भारत की जो सबसे हाईएस्ट पीक है, उसका नाम है केटू या गॉडविन ऑस्टिन। क्या नाम है? केटू या गॉडविन ऑस्टिन। गॉडविन ऑस्टिन। तो वो पूछा जाता है कि केटू या गॉडविन ऑस्टिन कहां पर है, किस रेंज में है, तो आप कहेंगे केटू या गॉडविन ऑस्टिन आपकी काराकोरम रेंज में है। और उसकी ऊंचाई पूछी जाती है, आप कहेंगे कि उसकी ऊंचाई 8611 मीटर है, 8611 मीटर है। भारत की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली वो भारत के पीओके वाले हिस्से में आती है। वो किस में आती है? भारत के पीओके वाले हिस्से में आती है। ये बात आई सभी को समझ में? सभी मेरे प्यारे छोटे बहन भाइयों को ये बात समझ में आई? क्लियर है? अच्छा, अब हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे। अब हम चलेंगे थोड़ा सा नीचे। बस आपको एक बात ध्यान रखनी है कि ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सचर जोन है। लिख लो आप। ट्रांस हिमालय और ग्रेट हिमालय के बीच में क्या है? ट्रांस और ग्रेट हिमालय के बीच में इंडो सांगपो सांगपो सचर जोन है। ट्रांस हिमालय ग्रेट हिमालय के बीच में, ग्रेट हिमालय और मिडिल हिमालय, इनके बीच में जो है वो आपका मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। क्या है? मेन सेंट्रल थ्रस्ट, जो इनको सेपरेट करते हैं। फिर आपका मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मेन बाउंड्री फॉल्ट, MBF, मेन बाउंड्री फॉल्ट। और शिवालिक और प्लेन्स के बीच में आपका जो है वो है हिमालयन फ्रंटल फोर्ट, HFF, हिमालयन फ्रंटल फोर्ट। समझ में आ रही है? तो मिडिल हिमालय और शिवालिक हिमालय के बीच में मेन बाउंड्री फॉल्ट है। मेन बाउंड्री फॉल्ट है आपका। ठीक है, ग्रेट और मिडिल हिमालय के बीच में मेन सेंट्रल फॉल्ट है, सॉरी मेन सेंट्रल थ्रस्ट है।
मेन सेंट्रल थ्रस्ट है। क्लियर है, मेन सेंट्रल थ्रस्ट। और शिवालिक और प्लेन्स के बीच में हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है, हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट है। उम्मीद करता हूं कि बात आपको समझ में आ गई होगी। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? गोल्डन यादव, प्लेन्स वहीं तो बेटा हम सब रहते हैं। हरिओम सर, आप तो जादूगर निकले, हल्के में ले रहे थे। ये तो बेटा 1% है, 1%। ठीक है, क्लियर है। क्योंकि इस क्लास का दुर्भाग्य, ये क्लास लेट होती है, रात में होती है सबसे, और इससे पहले ठीक है मैं 5-6 क्लासेस ले चुका होता हूं। जी जैसे थोड़ा सा इस क्लास में बस थक जाता हूं। ओके, जी ओके जी, क्लियर है, ये बात आई समझ में? आओ, बहुत अच्छे। तो कंटेंट में कोई कमी नहीं होगी, लेकिन आप लोग ठीक है आराम से अच्छे से पढ़ो। आप लोग ये टेंशन मत लिया करो, ठीक है। आपका काम है चुपचाप पढ़ना। जब 1 साल बाद आप निकलोगे ठीक है इस बैच को पढ़कर, तब आपको पता चलेगी, जब आप औरों को देखोगे ना जीएस में कि और किस लेवल पे हैं जीएस में, और आप अपने आप को देखोगे, तो आप ये कहोगे कि भाई कोई नहीं है टक्कर में, क्यों पड़े हो चक्कर में। ठीक है, लेकिन मेरे साथ आपको पर्याप्त समय देना पड़ेगा। YouTube पर जो सेशंस लेकर आऊं उनको लाइव लेना पड़ेगा, मेरे साथ पूरी मेहनत करनी पड़ेगी, बस ध्यान रखना। बाकी का जीएस और जीके का तो मैं आपको बता रहा हूं कसम से मेरे प्यारे बच्चे, किसी को भी आप पानी पिला दोगे, भरे चौराहे पे खड़े होके छाती पीट के बोलोगे कि कोई है तो आजा भिड़ ले, जिसमें दम हो। ठीक है बस, लेकिन चलना पड़ेगा मेरे साथ, है ना। आइए, तो आइए बात समझ में। अब हम क्वेश्चंस पे आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन है, काराकोरम श्रेणी और लद्दाख श्रेणी को कौन सी नदी अलग करती है? ठीक है ना, जिसका नाम है शोक नदी। ये बहुत प्रश्न पूछा जाता है। अब आपने देखा काराकोरम रेंज है, काराकोरम रेंज के नीचे कौन सी रेंज है? लद्दाख रेंज है, लद्दाख रेंज है। और लद्दाख रेंज के नीचे कौन सी है? जास्कर रेंज है। बहुत प्यारा प्रश्न बताने जा रहा हूं, सब लोग यहां पर फोकस करना मेरे प्यारे बच्चे, सब लोग एक एक। तो पूछा है काराकोरम और लद्दाख रेंज के बीच में कौन सी रिवर है? श्योक रिवर है, श्योक रिवर है काराकोरम और लद्दाख के बीच में। ठीक है, श्योक रिवर है। अगर वो ये पूछ रही था आपसे कि भाई लद्दाख और जास्कर के बीच में कौन सी रेंज वो है, रिवर है, जो लद्दाख और जास्कर के बीच में बहती है, वो कौन सी रिवर है, तो ये रिवर बहुत ज्यादा पूछी जाती है। उस रिवर का नाम है इंडस रिवर, सिंधु नदी आपकी। कौन सी? सिंधु नदी। ये बहुत महत्वपूर्ण है मेरे प्यारे बच्चे, सिंधु। इसी सिंधु नदी के तट पर आपका लेह शहर बसा है। लेह शहर जो है ना, लेह सिटी, लेह लद्दाख, वो इसी सिंधु नदी के तट पर बसा हुआ है, दाएं तट पर। ठीक है, क्लियर है। ठीक है संजीत जून, इज डिट, ठीक है, इज दैट क्लियर? यहां तक कोई इशू तो नहीं किसी को? तो ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, यहां से कोई क्वेश्चन नहीं छूटेगा, ये मैं आपको बता रहा हूं। ये दो चीजें बहुत प्यारी हैं। जास्कर श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, कहां पर है? अब यही पूछ ले कि भाई काराकोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, तो यहां पर वह पूछ ले तो आप कहेंगे K2 या गॉडविन ऑस्टिन। K2 या गॉडविन ऑस्टिन। ठीक है, कितनी ऊंचाई है? 8611 मीटर। और आप कहेंगे इंडियाज हाईएस्ट पीक। ठीक है ना, इंडियाज हाईएस्ट पीक, K2 या गॉडविन ऑस्टिन। इंडियाज हाईएस्ट पीक। ठीक है, अब पूछा है कि जास्कर की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है, जास्कर रेंज की, तो आप कहेंगे जास्कर रेंज की सबसे ऊंची चोटी है कामेट। कामेट कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है। कामेट कहां पर है? उत्तराखंड के चमोली डिस्ट्रिक्ट में है कामेट। क्लियर है? एक बार थम्स अप करें आप सभी लोग। अगले प्रश्न पर चलते हैं। हिमालय की किस श्रृंखला को हिमाद्री के नाम से जाना जाता है? तो देखो, ये जो आपका महान हिमालय है,
ठीक है, मैंने आपको बताया था ना, ये जो आपका ग्रेट हिमालय है, इस ग्रेट हिमालय को, महान हिमालय को हम हिमाद्री भी कहते हैं, इंग्लिश और हिंदी में हिमाद्री कहेंगे। इसी को हम सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं। सर्वोच्च हिमालय भी कहते हैं इसी को। इसको मिडिल हिमालय को हम लघु हिमालय भी कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लघु हिमालय भी कहते हैं। ठीक है, तो अब आपको ये बात भी पता चल गई कि सर हिमाद्री किसको कहा जाता है? महान हिमालय को। और ध्यान रखना, हिमालय की जितनी भी सबसे ऊंची चोटी हैं वो महान हिमालय में आपको देखने को मिलेंगी। हिमालय की जितनी भी ऊंची चोटियां हैं वो आपको महान हिमालय में देखने को मिलेंगी, ग्रेट हिमालयाज में आपको देखने को मिलेंगी। क्या मेरी बात ये सभी को समझ में आ रही है? ग्रेट हिमालय में, ग्रेट हिमालय की एवरेज हाइट आपसे पूछी जाए कि एवरेज हाइट कितनी है इसकी, पूछी क्या जाए, पूछी गई एसएससी में कि एवरेज हाइट कितनी है, तो आप कहेंगे 600 मीटर। 600 मीटर एवरेज हाइट है। ठीक है ना। अब डफला, मिरी, अबोर और मिश्मी पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व सही क्रम क्या है? ठीक है, तो यहां पर आपको डफला, फिर मिरी, फिर अबोर और मिश्मी, इन्होंने बिल्कुल सही क्रम में ही लिखा है। इनका क्रम बहुत पूछा जाता है। तो डफला, डफला के बाद मिरी, मिरी के बाद अबोर, अबोर के बाद आपकी मिश्मी, ये नॉर्थ ईस्ट की हैं, ये नॉर्थ ईस्ट की हैं। ठीक है, यस, वेरी गुड चिराग। यंगेस्ट हिमालय इज शिवालिक हिमालय। यस, यंगेस्ट हिमालय इज शिवालिक हिमालय। ठीक है, चलिए आओ मिश्मी के बाद। ठीक है, जब आप आएंगे मिश्मी के बाद आप आएंगे तो आपको पटकाई बूम देखने को मिलेगी। ठीक है, यस, अरुणाचल में है। डफला, मिरी, अबोर, मिश्मी, इनका क्रम पहले से ही ऑलरेडी सही है। इसके बाद पूछा है कि आप बताएंगे कि किस राज्य की सबसे ऊंची चोटी फोंगपुई है? फोंगपुई, तो फोंगपुई मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी है। ठीक है, ये प्रश्न बहुत प्यारा प्रश्न है, ये मिसिंग था, है ना, ये मिसिंग था। वहां पर मिजोरम में मीजो हिल्स तो हैं, मीजो हिल्स तो हैं, ये तो आपको पढ़ाया गया है, मीजो हिल्स। ठीक है, लेकिन मेरे प्यारे बच्चे जो फोंगपुई है वह मिजोरम की सबसे हाईएस्ट पीक है, और इसको हम किस नाम से भी जानते हैं? इसको हम ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। ठीक है, इसको किस नाम से जानते हैं प्रिंस वर्मा? इसको ब्लू माउंटेन के नाम से। तो मिजोरम की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? ठीक है, फोंगपुई। और फोंगपुई को हम किस नाम से जानते हैं? ब्लू माउंटेन के नाम से जानते हैं। शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में, ठीक है, अनुदैर्घ्य घाटियां, इनको कहेंगे लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं। लॉन्गिट्यूडनल वैलीज हैं, लॉन्गिट्यूडनल वैलीज किस किस के बीच में? शिवालिक और लघु हिमालय के बीच में। ये जो वैलीज हैं यहां पर लोग रहते हैं, ठीक है, यहां पर जनसंख्या रहती है, निवास करती है। तो ये जो, जैसे ये है ऊपर आपका लघु हिमालय और फिर है शिवालिक हिमालय, तो इनके बीच में आपकी जो है ना घाटियां हैं। ठीक है, एक हिमालय ये देखो, दो पर्वतों के बीच में घाटियां पाई जाएंगी। तो ये तो है आपका मिडिल हिमालय, मिडिल हिमालय, और ये जो है आपका, यह है शिवालिक हिमालय, शिवालिक हिमालय। तो इसके बीच में जो घाटी होगी, ऑब्वियस सी बात है, वैली होगी। ये वैली जो है ये एग्जांपल है किसके? लॉन्गिट्यूडनल वैली के, अनुदैर्घ्य घाटियों के। तो इनको हम दून और द्वार के नाम से जानते हैं। किस नाम से? दून और द्वार। इनको जैसे देहरादून, हरिद्वार, लाइक कोटद्वार, कोटद्वार भी उत्तराखंड में पड़ता है। कोटद्वार, हरिद्वार, देहरादून, तो हम इनको कोटद्वार और देहरादून के नाम से जानते हैं। अब यहां पर इन घाटियों में, ये ध्यान रखना, ये जो घाटी है इन घाटियों में आपके, ठीक है, घास भी पाई जाती है। ठीक है, घास भी पाई जाती है। जो इन घाटियों में घास पाई जाती हैं उनको हम लोग बोलते हैं वुग्यार। उन घास के मैदानों को बोलते हैं, बहुत पूछा जाता है, वुग्यार और पयार। वुग्यार और पयार, प्यार नहीं बेटा, वुग्यार और पयार। ठीक है, वुग्यार और पयार। पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय खंड का हिस्सा है? तो पीर पंजाल जो श्रेणी पाई जाती है वो आपके लेजर या मिडिल हिमालय में पाई जाती है। देखिए, लघु या मध्य हिमालय में पीर पंजाल श्रेणी। माउंट सरमती
किन दो क्षेत्रों की सीमा पर है? नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर है माउंट सरमती। ये वो प्रश्न है जो एसएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है जी। इस बैच की जीएस बेटा एनटीपीसी में बिल्कुल काम आएगी। ठीक है, तो पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय खंड का हिस्सा है? पीर पंजाल श्रृंखला किस हिमालय खंड का हिस्सा है? लघु या मध्य हिमालय का। माउंट सरमती किन दो देशों की सीमा पर है? तो नागालैंड और म्यांमार की सीमा पर है। अगला प्रश्न है, विश्व की दूसरी सबसे ऊंची चोटी K2, ठीक है, कहां पर है? काराकोरम श्रेणी में है। पहली कौन सी है? एवरेस्ट, दूसरी है K2। नामचा वर्मा चोटी हिमालय के किस क्षेत्र में है? असम हिमालय और अरुणाचल। अब ये असम हिमालय क्या है? ठीक है, तो अब हम बात करेंगे हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन। हिमालय का डिस्ट्रीब्यूशन ऑन द बेसिस ऑफ द, इसको कहेंगे हम रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन हिमालय का, इसको पढ़ना है, हिमालय का रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, अभी जो रीजनल डिस्ट्रीब्यूशन है हिमालय का, ये नदियों के द्वारा हुआ है, इसको हम कहेंगे हिमालय का क्षेत्रीय विभाजन। हिमालय का ये जो क्षेत्रीय विभाजन है, हिमालय का ये जो क्षेत्रीय विभाजन है, ये हिमालय की नदियों के द्वारा किया गया है, जो हिमालय क्षेत्र में नदी बहती है। तो जैसे आपकी सिंधु नदी है, इंडस रिवर, फिर आपकी सतलुज नदी है, फिर आपकी काली नदी है मेरे प्यारे बच्चे, फिर आपकी तीस्ता नदी है, ठीक है, और उसके बाद फिर आपकी ये ब्रह्मपुत्र नदी है, ऐसे करके। तो इन नदियों ने, देखिए, हिमालय का रीजनल डिवीजन किया है। आज मैं 10 क्वेश्चंस कराऊंगा, है ना, आज 10 कराऊंगा। देखिए, कल मैं एक दिन की क्लास को, किसी एक क्लास को कल मैं स्किप करूंगा, और किसी एक क्लास को स्किप करके फिर मैं आपका जो है कल, ठीक है। नहीं, नींद नहीं आ रही मुझे पढ़ाते हुए नींद नहीं आ सकती, वो थकान है जो मेरी आंखों में आपको दिख रही होगी। हाँ, 2 आवर्स प्लस क्लास लेंगे बेटा, बस एक क्लास हमारी खत्म होने वाली है जल्दी, एक ऑफलाइन की क्लास है जी। जी, ओके, ठीक है, आइए, बहुत अच्छे। तो अब यहां पर ये है आपकी सिंधु नदी, इंडस रिवर, इंडस रिवर। इसके बाद ये है आपकी सतलुज रिवर, सतलुज रिवर। ये है आपकी काली रिवर, काली। ये है आपकी तीस्ता रिवर, और ये है आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर। ब्रह्मपुत्र रिवर, ठीक है। कल में एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे, इस बार शनिवार को भी क्लास ले लेंगे ना, शनिवार को क्लास लेके, ठीक है, इस पूरे सप्ताह का हम सम ऑफ कर देंगे। तो बेटा, ये जो इनके बीच का हिमालय है, इसको कहते हैं हम पंजाब या कश्मीर हिमालय। पंजाब या कश्मीर हिमालय, पंजाब या कश्मीर हिमालय। ये बेटा सतलुज और काली नदियों के बीच का जो है, इसको कहते हैं कुमायूं हिमालय। कौन सा हिमालय? कुमायूं हिमालय। काली और तीस्ता के बीच का जो हिमालय है, काली और तीस्ता के बीच के हिमालय को हम लोग कहते हैं आपका नेपाल हिमालय, नेपाल हिमालय। और फिर इसके बाद तीस्ता ब्रह्मपुत्र के बीच का असम हिमालय है, असम हिमालय। इसमें अगर आपसे कोई भी पूछे कि सबसे ज्यादा चौड़ा कौन सा है, ठीक है, तो ये है, ठीक है। आपको बेशक यहां पर ये इतना चौड़ा नहीं दिख रहा, ठीक है, बिकॉज ऑफ, चलो ऐसे कर लेते हैं ना, सबसे ज्यादा चौड़ा ये है 800 किलोमीटर। अब अलग अलग किताबों में अलग अलग है, मैं बता देता हूं। ये 720 किलोमीटर है, जहां तक मेरे आंकड़े एनसीईआरटी वाले हैं। ये जो है ये बहुत कम है बेचारा,
ये 320 किलोमीटर है, 720, सॉरी 320, 720 क्यों, ये 320 किलोमीटर है और ये 560 किलोमीटर है, 320 किलोमीटर। ठीक है, इनके आंकड़े अगर 4-5 किलोमीटर इधर उधर है कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है ना, इनके आंकड़े 4-5 किलोमीटर इधर उधर है कोई फर्क नहीं पड़ता मेरे प्यारे बच्चे। ये तीस्ता रिवर है, तीस्ता रिवर को इधर शिफ्ट कर देते हैं, तीस्ता रिवर है, ये सब नदियां हैं, ठीक है, ये काली रिवर है, ये सतलुज रिवर है, ये इंडस रिवर है, तीस्ता रिवर है, और ये आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर है। विक्रम क्लियर हुआ? ठीक है, बहुत अच्छे से समझ में आया सभी को, एक एक पॉइंट, ठीक है, बिल्कुल अच्छे से क्लियर हुआ। अब यहां पर प्रश्न पर चलेंगे। प्रश्न में क्या पूछा है कि पूछा है प्रश्न में नामचा बर्मा चोटी हिमालय के किस क्षेत्रीय विभाजन में है? तो वह असम हिमालय में है। नामचा बर्मा मतलब अरुणाचल प्रदेश में है, असम हिमालय में है। चलिए, हिमालय का कौन सा हिस्सा ग्रेनाइट से बना है और हमेशा बर्फ से ढका रहता है? तो आप कहेंगे महान हिमालय या हिमाद्री। ये ग्रेनाइट से ढका हुआ बना हुआ है ये वाला हिस्सा, और प्लस ये हमेशा, क्योंकि ये हमेशा बर्फ से ढका हुआ है, तो हमेशा बर्फ से ढके होने के कारण ही इसको हिमाद्री कहते हैं। बर्फ से ढके हुए होने के कारण ही इसको क्या कहते हैं? हिमाद्री कहते हैं। देखिए, जापुफू पीक, जापुफू पीक ये कहां पर है? तो जापुफू पीक जो है आपको ये कोहिमा नागालैंड में देखने को मिलेगी। कहां पर देखने को मिलेगी? कोहिमा नागालैंड में, ये ध्यान रखना। जापुफू पीक ये कहां पर है? कोहिमा नागालैंड, नागालैंड की कैपिटल कोहिमा है, वहां पर है। सिंधु नदी किन दो श्रेणियों के बीच से होकर बहती है? तो सिंधु नदी लद्दाख और जास्कर के बीच से होकर बहती है, ये मैंने बता दिया। हिमालय का सबसे यंगेस्ट और सबसे भारी हिस्सा कौन सा है? तो वो शिवालिक है, ये भी हमने आपको बता दिया कि सबसे यंगेस्ट और सबसे भारी है। कंचनजंगा चोटी जो है, कंचनजंगा पीक, वो कहां पर है? तो कंचनजंगा पीक आपके सिक्किम में पड़ती है, कंचनजंगा पीक सिक्किम में पड़ती है। ठीक है, तो 15 क्वेश्चन आज के लिए, आज केवल ज्योग्राफी, ठीक है, कल हम सबको कवर कर लेंगे, है ना। ठीक है, प्लीज, तो आज के लिए मुझे आप थोड़ी सी मोहलत दो मेरे मौला आज दो थोड़ी सी, ठीक है, बस 1-2 दिन से रोजाना मैं मोहलत ही मांग रहा हूं, क्योंकि दिन में थोड़ी सी क्लासेस ज्यादा हैं, दिन में क्लासेस का बर्डन ज़्यादा है। अब बस एक क्लास जल्दी ख़त्म हो जाएगी, फिर मेरा समय पूरा आपके लिए है, 2 घंटे से ऊपर, और इस क्लास को एक नाइट क्लास बनाएंगे, सबसे मज़ेदार से क्लास, ठीक है। लेकिन जितना मैंने बताया उतना आप बहुत अच्छे से क्लियर कर लेना, है ना, ठीक है। ओके, थैंक यू, ढेर सारा प्यार, लव यू ऑल, ढेर सारा प्यार मेरे प्यारे बच्चों, ढेर सारा।